नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये वीडियो है आपका हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज़ का अगला वीडियो है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी से कंप्लीट कीजिएगा। पीटी एग्जामिनेशन का अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया। डेट पहले से तय है कि 30 सितंबर को होगा। 235 सीट हो या बढ़कर 335 हो जाए, आप एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो जेन्युइन तरीके से तैयारी करके दीजिए, क्योंकि कंपटीशन कोई आसान तो रहा नहीं। अब 2500 बच्चों में आपको शामिल होना है। 2500 से कम ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, और अगर 2500 में शामिल होना है 3 लाख में से, तो एफ़र्ट थोड़ा अच्छे से लगाना पड़ेगा आपको। हंसी मजाक का नहीं रहा कि अब बहुत सारे बच्चे तो अब शुरू करेंगे पढ़ना। ख़ास तौर से मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फरवरी से ही पढ़ रहे हैं या उससे पहले से ही पढ़ रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में होंगे। जेन्युइन तरीके से तैयारी कीजिए। पीटी के लिए हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और ज्योग्राफी, इन पर मुख्य रूप से फोकस रखिएगा। इसमें बिहार स्पेशल इंक्लूडेड है, और इसमें से आपके 100 से अधिक सवाल बनते हैं। इसी सेक्शन से 100 से ज़्यादा सवाल बनते हैं। 100 नंबर का टारगेट करके चलिए कि मुझे पीटी में 100 मार्क्स कम से कम स्कोर करना ही करना है, तो आप सेफ साइड में पहुंच जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में एमसीक्यू करवा रहा हूं, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी चल रहा है साथ में। और अगला वीडियो में अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बुक लिस्ट पर बना दूंगा। वैसे तो काफ़ी सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। 68वीं गाइडेंस 69 गाइडेंस नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें काफ़ी सारे बुक से रिलेटेड वीडियो हैं। अगर आप फिर भी मुझे बोलेंगे कि एक फ्रेश वीडियो बना दीजिए पीटी के अकॉर्डिंग, तो मैं बना दूंगा। शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। और ध्यान रखिएगा, जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। निगेटिविटी मत फैलाइए। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, उसके बाद मैं शुरू कर लेता हूँ। आप मुझे बस एक चीज़ बता दीजिए। आज आप बेरोज़गार हैं, मैं आपको, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा अथॉरिटी आ गया, मैं बोलूँ कि मेरे पास एक राजस्व सेवा का पद है, ये मैं किसी को देना चाहता हूँ फ्री में, बिना एग्जामिनेशन के। लेने आएंगे कि नहीं आप? सच सच बताइएगा। क्या बोलेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, एसडीएम होगा तभी मैं लूँगा, या डीवाईएसपी होगा तभी मैं लूँगा? तो फिर ये झूठ मूठ का है, मुझे एसडीएम बनना है, डीवाईएसपी बनना है। सभी को आईएएस और आईपीएस ही बनना होता है, लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम में जो लास्ट रैंक वाला होता है ना, उसकी भी कोई प्रतिभा कम नहीं होती है। 50 नंबर का अंतर होता है मात्र पहले रैंक वाले से, लेकिन वो सेलेक्ट हो जाता है। यही उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। आजकल के समय में जब सरकारी जॉब का इतना ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ है, तो ऐसे समय में जो आपको मौका मिला है, उस मौके को गंवाइएगा मत। मेरी बात को मानिएगा। थोड़ा सा आपसे ज़्यादा अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना एमसीक्यू कि भारत में नागरिक सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस में सिविल, जो आज का कलेक्टर वलेक्टर देखते हैं, ये तो पटेल साहब ने बनाया था। आज़ादी के बाद जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, इसका गठन किसने किया था? तो सरदार पटेल जी ने किया था। लेकिन आज़ादी से पहले जो भारत में प्रशासनिक सेवाएं चलती थी, जिसको आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, तो उसमें उसका गठन किसके दौर में हुआ था सबसे प्रमुख रूप से? तो कॉर्नवालिस को उसका जन्मदाता माना जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कॉर्नवालिस था। कंपनी के नागरिक सेवा उस समय संसार में सबसे अधिक भुगतान करने वाली सेवा थी, सबसे ज़्यादा वेतन दिया जाता था उस समय। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था? आपको मैं बता दूं कि ये सवाल कहाँ का है, आप आज ही अभी ही सर्च कीजिए। यूपीएससी 2019 या 20 का पेपर निकालिए पीटी का, उसमें ये सवाल पूछा गया है। आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन उसी में ये सवाल पूछा गया था। बहुत ही आसान सवाल है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सिविल सेवा के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अभी तो लवासना में होता है ट्रेनिंग। 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों को प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज को खोला गया था, और फिर कंपनी के निदेशक ने उसकी कार्रवाई को पसंद नहीं किया, और 1806 में उन्होंने कलकत्ता कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम प्रारंभ किया था। तो ईस्ट इंडिया कॉलेज में किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता था? तो सिविल सर्विसेज का प्रशिक्षण दिया जाता था। ओके, ईस्ट इंडिया कॉलेज का भी नाम ध्यान में रख लेंगे। अगला सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। भारतीय पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई थी। थाने जो हैं उसकी व्यवस्था। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 1 दिया हुआ है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पुलिस व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख स्तंभ थी।
इसका सृजन करने वाला कर्नवालिस था। उसने जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया, कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के नियमित पुलिस दल की स्थापना की। दूसरा कथन असत्य है, कर्नवालिस ने थानों की व्यवस्था स्थापित की थी, न कि डलहौजी ने। तो यहाँ पर डलहौजी लिखा हुआ है, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला केवल सही है। भारत में दीवानी और फौजदारी कचहरी के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? दीवानी मामले तो आपको पता ही होगा, दहेज, विवाह, ये सब मामले दीवानी होते हैं। फौजदार, हत्या, बलात्कार, ये सब फौजदारी मामले कहलाते हैं। तो किसने स्थापित किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। उसने न्याय व्यवस्था शुरू की थी भारत में, कोर्ट लगाकर न्याय करना, लेकिन उसके समय में हिंदुओं का न्याय हिंदू लॉ के हिसाब से और मुस्लिमों का न्याय मुस्लिम लॉ के हिसाब से किया जाता था। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर की गई थी? हाई कोर्ट की बात कर रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो 1773 एक्ट के द्वारा कहाँ पर किया गया था? तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। ओके, कैलकाटा कहा जाता था उसको, उस समय कैलकाटा कहा जाता था, कोलकाता। ओके, लेकिन ये पूछ रहा है हाई कोर्ट के बारे में, इसके बारे में बताना है आपको, कहाँ कहाँ पर स्थापित हुआ था। नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा, पीटी फैक्ट है ये सारे के सारे। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? C1 3 4 कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थापित किया गया था। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारत में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की जगह 1865 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। 1865 में स्थापित हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। भारत सरकार ने 1833 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया था? तो पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था 1833 ईस्वी में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। भारत ब्रिटिश राज के दौरान विधि प्रणाली के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। विधि प्रणाली के बारे में बताना है। इस दौरान भी भारतीय विधि प्रणाली में उच्च जाति और निम्न जाति के लोगों के बीच भेदभाव को जारी रखा गया। आपको लग रहा है ऐसा सत्य पूछा गया है? अंग्रेजों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा की सुनवाई केवल यूरोपीय जज ही किया कर सकते थे। आधुनिक न्याय प्रणाली काफ़ी खर्चीली थी। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 और 3 सही दिया हुआ है ना। ब्राह्मण और शूद्र सबको उन्होंने बराबर तरीके से हंटर मारा, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया अंग्रेजों ने। उन्होंने हमें मार मार के ये बताया कि देखो तुम सब मार खाने लायक ही हो, एक हो। इससे हमें, उससे पहले तो हमें जातवाद का नशा रहता था। जब लोग उन्होंने मारा तब हमने सोचा अरे सबको तो एक ही जैसा मार रहे हैं, मतलब हम सब तो एक ही हैं। ये मैं आपको याद दिलाने के लिए बस कह रहा हूँ, कहानी के जैसे सुना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। दूसरा तीसरा इसका सत्य है। पहला कथन असत्य है। अंग्रेजी राज के दौरान भारतीय विधि प्रणाली कानून के सम्मुख समानता की अवधारणा पर आधारित थी, अर्थात जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के ही सब पर एक ही कानून लागू होता था। भारत के 2000 से 3000 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कानून प्रणाली सबके लिए एक समान आ गई थी। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि 19वीं सदी के ब्रिटिशर्स द्वारा आधुनिक प्रशासन की व्यवस्था ब्रिटिश व्यापार और उद्योग की सुरक्षा के लिए की गई। 1813 तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। सत्य पूछा गया है आपसे, कौन से सत्य हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन सत्य दिए हुए हैं। 1813 का ईस्वी याद कीजिए क्या है। इसके बाद पहली बार मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए खुली छूट दी गई। उसके बाद से क्या हुआ? सती प्रथा का अंत किया गया, ठगी प्रथा का अंत किया गया, जातवाद को लेकर कड़े कानून बनाए गए, मतलब प्रहार किया गया उन पर। बाल विवाह और इन सब से जुड़े हुए चीज़ों पर अंग्रेजों ने कानून बनाना शुरू किया। इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नीति में उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसके बाद आपको 1813 के बाद विद्रोहों की संख्या अधिक दिखेगी आपको भारत में। ओके, दोनों को दोनों कथन सत्य है। क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर वैसे मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन और विनियम ब्रिटिश व्यापार उद्योगों के हितों में किया। व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी उन लोगों ने। ब्रिटिश ने 1813 तक भारत के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि 1813 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज और संस्कृति के हस्तक्षेप की नीति अपनाने के प्रमुख कारण कौन कौन सा था? क्यों उन्होंने हमारे समाज और संस्कृति में हस्तक्षेप किया था? ब्रिटिश औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए। 18वीं-19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन तथा यूरोप में नए विचारों का प्रसार, जिससे ब्रिटिश दृष्टिकोण को प्रभावित किया। भारत का पूर्ण आधुनिकीकरण करना। आपको लगता है वो हमारा आधुनिकीकरण करेंगे? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तीसरा गलत दिया हुआ है। तीसरा अगर काट देंगे तो 3 ऑप्शन कट रहा है, 1 2 3, और आपका ए ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है अगले सवाल में कि रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश अफसर भारतीय दर्शन और संस्कृति की निंदा करते थे। रूढ़िवादी दृष्टिकोण की जगह पर 1800 ईस्वी तक आने लगा नया दृष्टिकोण भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक था।
भारतीय समाज और संस्कृति का प्रशंसक था। दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा है कि रूढ़िवादी लोग तो हमारी बुराई करते थे, लेकिन जो वो हैं 1800 ईस्वी के बाद रूढ़िवादी लोग समाप्त हो गए और मॉडर्न लोग आ गए और उन्होंने हमारी खूब प्रशंसा की। आपको लगता है ऐसा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दोनों का दोनों असत्य दिया हुआ है, दोनों असत्य है। पढ़ देता हूँ मैं इसको, चिंता मत कीजिए। 18वीं सदी में यूरोप में चिंतन की नई लहरों का पुराने दृष्टिकोण से टकराव हुआ। पुराने दृष्टिकोण को रूढ़िवादी या परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। यह दृष्टिकोण भारत में यथासंभव कम से कम परिवर्तन करने का पक्षपाती था। शुरुआत में इस दृष्टिकोण के प्रतिनिधि वॉरेन हेस्टिंग्स, प्रसिद्ध लेखक, सांसद एडमंड बर्क थे। वे भारतीय दर्शन और संस्कृति की इज्जत करते थे, है ना। रूढ़िवादी तो वो थे, लेकिन वो क्या करते थे? भारत के दर्शन और संस्कृति की इज्जत करते थे वो। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कुछ पश्चिमी विचार रिवाजों को लागू करना जरूरी हो सकता है, किंतु उन्हें बड़ी सावधानीपूर्वक धीरे धीरे लागू किया जाए। उन्होंने महसूस किया कि व्यापक या जल्दबाजी में किए गए परिवर्तन देश में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे। ओके, अगले सवाल पर अब हम लोग चलते हैं। ये पढ़ दिया मैंने। अगला क्या है? ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में 1858 के बाद आधुनिकीकरण की नीति को छोड़ दिया गया। 1858 के बाद ब्रिटिशर्स ने जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही, दोनों सही है। बांटो और राज करो की नीति को शुरू किया गया और हमारे समाज संस्कृति में उन्होंने हस्तक्षेप जरूर छोड़ा, लेकिन मुस्लिमों को उन्होंने आंदोलन से काटकर अलग कर दिया। 1829 में सती प्रथा गैर कानूनी किसने घोषित किया था? बहुत ही आसान सवाल है, ये सभी को पता होना चाहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है आपका 67th वाले में। बीपीएससी में जाकर देखिएगा, जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसे पूछा गया था। ओके, नरबली प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासन काल में बनाया गया था? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? नरबली प्रथा के लिए। तो 13 का आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग के समय में नरबली प्रथा को समाप्त किया गया। इंसानों की बलि दे दी जाती थी, सोचिए। अगला सवाल, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन प्रमुख कौन से थे? तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया था। किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। हम लोगों के टेक्स्ट बुक में इनकी कहानी थी बिहार बोर्ड में। 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान है? ब्रिटिशर्स का, प्रबुद्ध भारतीयों का, ईसाई धर्म प्रचारकों का, किसका है? 15 का आंसर हो जाएगा। तीनों का योगदान है भारत में एजुकेशन के प्रचार प्रसार में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे। आपको लगता है ऐसा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर गलत दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी गलत अवधारणा बनाई गई है कि मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे। कतई ऐसा नहीं था। ए सही है, आर गलत दिया हुआ है। ओके, अगला सवाल क्या है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन, जेम्स प्रिंसेप, सर विलियम जोन्स, मदन मोहन मालवीय। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें गलती मत करना। जो आप सोच रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं होगा। मदन मोहन मालवीय बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, मुझे पता था जोनाथन डंकन होगा इसका आंसर। जोनाथन डंकन ने पहली बार संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में की थी। बनारस से प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया था। ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया? बहुत ही आसान सवाल है। 1813 में 1 लाख रुपए निर्धारित किया गया। भारत में एजुकेशन पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए की सीमा तय की गई थी। तो 1813 इसका आंसर हो जाएगा। आसान सवाल है। देखिए यह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मगर 1823 तक कंपनी के अधिकारियों ने इस काम के लिए तुच्छ रकम भी नहीं दी। 1 लाख रुपये उन्होंने तय किया इतने बड़े देश के लिए, अब वो भी उन्होंने नहीं दी। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार के द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना ताकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकें, प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विस्तार के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही दिया हुआ है। आपको पहला पढ़ के ये नहीं लगा कि ये गलत होगा। भारतीय लोगों को क्यों आधुनिक बनाना चाहेंगे? वो भारतीय लोगों को ब्राउन अंग्रेज बनाना चाहते थे। आज भी बहुत सारे लोग आपको ब्राउन अंग्रेज मिलेंगे। ब्राउन अंग्रेज का मतलब क्या होता है? कपड़ा से भारतीय हो लेकिन सोच और समझ से अंग्रेज हो जाए, है ना। रंग से भारतीय हो, बाकी कपड़ा और सोच समझ से अंग्रेज हो जाए, है ना। गर्मी महीने में कोट पैंट टाई लगा के घूमते देखा होगा आप लोगों ने कुछ लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 जो है ये सही होगा, पहला गलत हो जाएगा।
औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? तो एजुकेशन से था, शिक्षा प्रणाली से था कि ऊपर का जो वर्ग है, जो समाज का संभ्रांत वर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, उनको खूब एजुकेट करो, जो अमीर वर्ग है उनको खूब एजुकेशन दो, और एजुकेशन यहाँ से छन छन कर कहाँ तक पहुँच जाएगा? नीचे के लोगों तक पहुँच जाएगा। एजुकेटेड लोगों के साथ रहने से एजुकेशन फैल जाती है। तो इसी सिद्धांत को क्या कहा गया था? डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया था एजुकेशन के लिए। ये समझ में आ गया होगा। अब तो इसमें क्या ही पढ़ूँ, मैं समझा दिया मैंने। तो अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जगह पर हुई थी? तो वर्तमान का रुड़की। देश में सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज वर्तमान के रुड़की में स्थापित किया गया था। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण है, बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। हर साल लगभग में 1 से 2 सवाल टकराते हैं इस क्षेत्र से। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। ओके, राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। और सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक, राजनीतिक नवोत्थान के लिए राजा राम मोहन राय ने कठिन परिश्रम किया था। इन्होंने राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन से सत्य हैं? उन्होंने मूर्ति पूजा, निरर्थक धार्मिक कृत्य के प्रचलन का विरोध किया। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन चलाया। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। क्लियर हो गया ये वाला। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या दिया हुआ है? वैसे मैं पढ़ देता हूँ, चलिए थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ। राजा राम मोहन राय जीवन भर बंगाल के हिंदुओं में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक कुरीति के खिलाफ संघर्ष चलाते रहे। मूर्ति पूजा, जातिवाद की कट्टर आलोचक थे वो। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। दरअसल में इनकी भाभी जो थी ना, इनके भैया की मृत्यु हुई तो इनके भाभी को लोगों ने ज़बरदस्ती सती बना दिया। मतलब लिटा देते थे महिला के हाथ पैर बांध कर जलती हुई चिता पर, बांस से फिर मारते थे उनको ताकि वो मर जाए या उठकर भाग न पाए, बांस से दबा कर रखते थे। सोचिए, एक बार इमेजिन कीजिए कितना विभत्स दृश्य होगा वो जब किसी महिला को सती किया जा रहा होगा। कभी किसी पुरुष को तो नहीं सती किया गया। क्या पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते कि उसकी याद में वो भी मर जाएं? लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं देखा होगा आपने, ना ही कभी कोई किस्सा सुना होगा। तो ये क्या है? तो ये वो सामाजिक चीज़ें थी, बुराई थी जो हमारे समाज में विद्यमान थी, जिससे ये उस समय में लड़े जब उस चीज़ को लोग धर्म का हिस्सा मानते थे। राजा राम मोहन राय जी को आज हम लोग महान मानते हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनके काम को लोगों ने महान माना। जब वो जिंदा थे तब उनकी बहुत आलोचना की जाती थी। हिंदू लोग बोलते थे कि ये आदमी हिंदू धर्म को विनाश कर रहा है। ईसाई लोग बोलते थे कि ये ईसाई धर्म का समर्थक है। मुस्लिम लोग बोलते थे कि ये मुस्लिम धर्म का विनाश कर देगा, हिंदू धर्म का विनाश कर देगा, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है ये आदमी। तो कई बार जो आदमी अपने समय से आगे का सोचता है उसकी समाज हमेशा आलोचना ही करती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इतिहास बहुत अलग तरीके से पढ़ा जाता है। इतिहास सिर्फ फैक्ट नहीं होता है। इतिहास वो दर्पण होता है जिसके द्वारा आप पिछले 1000 साल का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल क्या है? राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार करना, एकेश्वरवाद की शिक्षा देना, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बंगाल के किसानों की स्थिति में सुधार करना, भारत में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना। बताइए कौन सा था? ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म में सुधार करना और एकेश्वरवाद की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? एक ही ईश्वर होना चाहिए। देखिए, ईसाई धर्म जब भारत में आया और मुस्लिम धर्म जब भारत में आया तो मुस्लिम में भी एक ही अल्लाह की पूजा की जाती है और ईसाई धर्म में भी पूजा मतलब जो भी करते हैं वो लोग, और ईसाई में भी एक ही हैं, यीशु मसीह हैं जो हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो हिंदुइज्म में तो 33 करोड़ देवी देवताओं की संकल्पना की गई है। तो अगर 33 करोड़ देवी देवताओं के आधार पर हम बटे हुए रहते तो हिंदुइज्म देश से गायब हो जाता, अलग अलग धर्मों में परिवर्तन हो जाता। इस चीज़ को कुछ लोगों ने भांप लिया। तो देखिए, मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, उसी दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश कीजिएगा। तो इन्होंने क्या किया? ये हिंदुइज्म की सबसे बड़ी खासियत है धर्म के अंदर से खुद को सुधार लेना, अपने आप खुद को अपग्रेड कर लेना। इसको किसने बढ़ावा दिया था? राजा राम मोहन राय जी ने बढ़ावा दिया था कि एक ही ईश्वर की पूजा करो, सब एक ही हैं। ओके, सबका मालिक एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेयर ने इसकी स्थापना की थी। ओके, डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। वो 1800 में घड़ी साज के रूप में भारत आया, मगर उसने अपनी सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी। राजा राम मोहन राय ने भारतीय विद्या और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एकेश्वरवादियों को उपहार में एकेश्वरवाद के पक्ष में तर्क दिया था। 5 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ओके बंधुओं, अगले पर चलें।
देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने 1809 में फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में ये बुक लिखी थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, एकेश्वरवादियों को उपहार। यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो ये हेनरी विवियन डेजेरियो ने किया था। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। यंग बंगाल आंदोलन क्या था, बिल्कुल बंगाल के लोगों को आधुनिक सोच से परिचित करवाना। और यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में नीचे दिए कथनों विचार कीजिए। इस आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। इस आंदोलन में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण भारतीय समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल किया। नहीं, ये इतना ज़्यादा आधुनिकता हो गया था कि सरेआम लोग गाय के और बड़े बड़े चीज़ों के मांस खाने लग गए कि हम तो आधुनिक लोग हैं, हम सड़कों पर मांस खाएंगे, सरेआम मदिरा पान करने लग गए। आधुनिकता है ये, इससे कुछ भी नहीं होता, धर्म भ्रष्ट नहीं होता। आपको लगता है कि हमारे समाज में स्वीकृति मिलेगी? नहीं। इसलिए क्या हुआ था, यंग बंगाल आंदोलन को बंगाल के युवाओं ने ज़रूर कुछ समर्थन दिया था, लेकिन उस सामाजिक समर्थन कभी भी उस आंदोलन को मिला ही नहीं। हमारा भारतीय समाज बिल्कुल अलग तरह का है। तो 7 का आंसर क्या हो जाए, केवल और केवल 1 सही है। यंग बंगाल आंदोलन ध्यान में रहेगा। अब आप लोगों को देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि उनके अनुयायियों ने हास्योन्मुखी प्रथाओं, कृति और रिवाजों की घोर आलोचना की। उन्होंने नारी शिक्षा की मांग की, किंतु वे किसी भी आंदोलन को जन्म देने में सफल नहीं हुए। उनके विचारों को फलने फूलने के लिए सामाजिक स्थितियां उपयुक्त नहीं थी। आप अगर सरेआम मदिरा पान करके बोलेंगे कि हम आधुनिक आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो लोग आपका मदिरा पान तो भी छुड़वा देंगे मार मार के। देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, तो तत्वबोधिनी सभा। मैं याद करने के लिए इस तरह के लेमैन भाषा का यूज करता हूँ। मैं भी प्रोफेशनल भाषा जानता हूँ, मुझे पढ़ाना भी आता है, तो इसलिए ताकि आपको याद रहे। यंग बंगाल आंदोलन आप कभी नहीं भूलेंगे, और कम से कम 5 बार पूछ चुका है इससे जुड़ा हुआ सवाल। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस फैक्ट को पहले मैं बता देता हूँ कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा, उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था। आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बंगाल में आधुनिक गद्य शैली के विकास में योगदान दिया। संस्कृत कॉलेज के दरबारे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोले गए। विधवा पुनर्विवाह के लंबा संघर्ष किया। नारी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। अब आप मुझे बताइए कौन कौन सा काम किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सारे अद्भुत काम किसी एक इंसान ने किए, तो उनका नाम था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। देखिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था। यहाँ पर एक चीज़ मैं पढ़ देता हूँ कि हमारे देश में उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की प्रेरणा से उनकी देखरेख में ही पहला हिंदू विधवा विवाह हुआ था। अच्छा मुझे बताइए, विधवा 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 आप इतना सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं कि क्यों विधवा उस समय की बड़ी समस्याओं में से एक था, क्यों आज नहीं है? आप समझ नहीं पा रहे, मैं आपको अब समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए बंधुओं, हुआ क्या था उस समय, लड़कियों की शादी हो जाती थी 12 साल में, 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में, और बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित था। यानी कि एक मोटा भैंस सा इंसान, 50 साल का आदमी, हो सकता है कि 20 बीवी रखा हो। उसकी बीवियां 8 साल की भी हो सकती है, 12 साल की भी हो सकती है, 15 साल की भी हो सकती है, 30 साल की भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? ये मोटा आदमी तो 10 साल बाद निकल जाएगा। उतने सारे महिलाओं को छोड़कर, विधवाओं को छोड़कर, उनकी जीवन नरक हो जाती थी। सोचिए 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के किसी बच्ची का विवाह हुआ, और 5 साल बाद, 10 साल बाद उसका पति मर गया। अब उसकी उम्र है 20 साल। अब वो बाकी के 40 साल कैसे जिएगी ज़िंदगी? और विधवाओं को तो उस समय समाज में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी किया जाता था। सोचिए कि उनको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है। तो इसीलिए विधवा उस समय एक बड़ी समस्याओं में से एक थी। अब आपको समझ में आया क्या है ये विधवा प्रथा, क्यों विधवाओं को लेकर अलग से आंदोलन इतने सारे हुए हैं, क्यों सामाजिक जो नेता हैं, जो क्रांतिकारी हैं, या जो अग्रजीवी हैं, उनको क्यों इन चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ता था, विधवा पुनर्विवाह या महिला शिक्षा को लेकर। अब आप ब्रॉड व्यू में समझे होंगे कि क्यों इस चीज़ की चर्चा होती थी। ओके,
महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख हैं ये, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। 19वीं सदी में पश्चिम भारत में सुधार आंदोलन के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली ने जात पात के बंधनों को तोड़ने का कार्य किया। दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं। विधवा विवाह की स्थापना की फिर से आ गया। आपको लग रहा होगा ना कि क्यों इतना ज़्यादा वीडियो लोगों पर ये जोर दे रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी उस समय की सामाजिक समस्या थी। अब समझ गए होंगे आप लोगों के। चलिए अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर एक मैं बता देता हूँ, 1849 महाराष्ट्र परमहंस मंडली की स्थापना की थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसी को कई बार पूछ लेता है मिलान करने को। दादा भाई नौरोजी के बारे में दिया है, बम्बई के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक, ये पारसी धर्म सुधार संगठन के संस्थापकों में से एक थे। और 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी। यूपी वाले ये पूछ चुके हैं, यूपीएससी वाले भी ये पूछ चुके हैं विष्णु शास्त्री पंडित जी के बारे में। बिहार वालों का ध्यान नहीं गया अभी तक पंडित जी पर, जल्द ही जाएगा। ज्योतिबा फूले के समय नीचे दिए कथनों विचार कीजिए। महात्मा फूले लिखो कम से कम, बहुत ही महान शख्स हैं ये लोग, महात्मा ज्योतिबा फूले। वे केरल के समाज सुधार आंदोलन के पहले पंक्ति के नेता थे। पहला कार्ड तो केरल नहीं कहा गए थे, महाराष्ट्र। पहला गलत, पहला गलत। दूसरा तो गारंटेड सही है, क्योंकि इसमें तीसरा डायरेक्ट पढ़ते हैं। उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शुरू किए थे, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इन्हीं की पत्नी कौन थी? सावित्री बाई फूले थी, जिन्होंने महिला शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया था। ओके। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 1873 में ज्योतिबा फूले जी ने, महाराष्ट्र के थे ये। 1851 में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने पूना में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, और इस स्कूल की हालत जर्जर हो गई थी। कुछ दिन पहले मैंने रवीश कुमार की रिपोर्ट में देखा था इस स्कूल को। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? ब्रिटिशर्स द्वारा देश का आर्थिक शोषण, बिल्कुल सही। प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। 1857 से 1 से 2 सवाल जरूर आते हैं, ध्यानपूर्वक कीजिएगा इन सभी सवालों को। 1857 भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय गवर्नर जनरल भारत का। 1857 क्रांति के धार्मिक कारणों के समय नीचे दिए कथनों विचार कीजिए। धार्मिक कारण चिन्हित कर लीजिए। ईसाई मिशनरी, सत्य पूछा है। ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना, मंदिर और मस्जिद के जमीनों पर कर लगाना, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। ओके। अगले सवाल पर चले हम लोग, ये तो पता ही होगा। 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था धार्मिक। एनफील्ड राइफल, धर्म, लोग हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म खतरे में पड़ गया था। उसके बाद हमने क्या किया? अंग्रेजों को खतरे में डाल दिया था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक कारण था उस समय। एनफील्ड राइफल में सुअर और गाय के चर्बी मिक्स होने की खबर फैल गई थी। 1857 में विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो वर्तमान में जो मेरठ है यहीं से शुरू हुआ था। मेरठ कैंट है आज भी। मंगल पांडे ने ग्वालियर से विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने ग्वालियर में कब विद्रोह किया? पहला तो काठी तो। 1857 में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया, ये सत्य है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं ना, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, लाल किला में जाइएगा और वहाँ पर घूमिएगा। लाल किला में छोटे छोटे म्यूजियम भी हैं, तो वहाँ पर अगर आप घूमेंगे तो 1857 से जुड़े हुए बहुत सारे लेटर, बहादुर शाह जफर के तलवार, कपड़े, सैनिकों ने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किए थे, मैप से बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। बहुत अच्छी जगह है, वो म्यूजियम जाना चाहिए। लाल किला तो खंडर है, उसमें कुछ नहीं है, उसके अंदर जो म्यूजियम है उसमें जाना। ओके। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। दिल्ली में प्रतीक के रूप में विद्रोहियों का नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण किनके हाथ में था? तो जनरल बख्त खां थे, इनके नियंत्रण में था ये वास्तविक। ओके। पहले ये कहाँ थे? इन्होंने बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया था और उनको दिल्ली ले आए थे। जब दिल्ली ये आ गए तब इन्होंने दिल्ली में नेतृत्व संभाल लिया था। पहले शुरुआत में कहाँ पर थे ये? तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिला में। नाना साहेब, बिहार। नाना साहेब के सामने इसको मैच करना है। बेगम हजरत महल, ये लखनऊ चली गई। महारानी लक्ष्मीबाई, तो ये झांसी। कुंवर सिंह, तो अपने बिहार में कुंवर सिंह जी आ गए। नाना साहेब, तो ये कानपुर में चले गए। अब तो मैच हो ही गया, ये पता ही था आपको, आसान सवाल था ये तो, है ना। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला क्या है? 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? दोबारा कब्जा करना पड़ा था, तो सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा किया था उन्होंने। ओके।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। और इस दौरान पता है कश्मीरी गेट आपने सुना होगा, कश्मीरी गेट बस स्टैंड भी है ISBT। कश्मीरी गेट के समय बड़ा भयानक युद्ध हुआ था इनका, है ना। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह बंदी बना लिए गए, उनके राजकुमार पकड़कर वहीं पर मार दिए गए। सम्राट पर मुकदमा चला तथा उन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया। हडसन जो था ना, इसी ने बहादुर शाह जफर के 2 बेटे के सर में गोली मार दी थी, उसके सामने ही हुमायूं का जो टॉम्ब है उसके समीप में। 1857 के विद्रोह में किन भारतीय सैनिकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया था? तो देखिए, ग्वालियर के सिंधिया आज देशभक्त बनते हैं, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के नवाब और नेपाल के राणा, इन सभी ने साथ दिया था अंग्रेज़ों का। पंजाब के शासकों ने भी साथ दिया था। ओके, 1857 विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण कौन कौन सा था? यह भारतीय समाज के सभी अंग या वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका, बिल्कुल सही है ये तो। यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत लगभग में अशांत रहा था। विद्रोह मतलब शांत रहा था दक्षिण भारत। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सही है। अति राष्ट्रवाद की भावना उनमें नहीं थी। कई सारे लोग इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि उनमें राष्ट्रवाद की भावना दरअसल में थी ही नहीं। वो तो अपने झांसी के लिए, अपने जगदीशपुर के लिए, अपने अपने जगहों के लिए लड़ रहे थे। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगले सवाल में हम लोग यहाँ से अगले लेक्चर में करेंगे। 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन को अगले लेक्चर में करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा। मन लगा कर पढ़िए, मैं मन लगा कर पढ़ाऊँगा, आप मन लगा कर पढ़िए। 235 सीटों में भी सिलेक्शन होता है ना। 235 सीट में भी सिलेक्शन होता है। होप के साथ पढ़ेंगे, पॉजिटिविटी के साथ, तो सिलेक्शन होगा। आज से ही निगेटिविटी के साथ पढ़ेंगे तब तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।